इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती पर एक भयानक इकोलॉजी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से सारे महाद्वीप पानी में डूब गए और इंसानों की वजह से हुआ, क्योंकि इंसान धरती को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाकर बस गए, जिससे सभी समुद्री जीव की जान खतरे में है। मगर क्रेकन नाम के एक स्क्विड ने कई जानवरों को बचा लिया और ये सब गहरे समुद्र में बनी एक गुफा में रहने लगे, जो बाहरी दुनिया से सुरक्षित थी। यही हम क्रेकन के पोते डीप को देखते हैं, जो इस गुफा के जीवन से बोर हो चुका है और वो बाहर निकलकर दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। क्रेकन उन्हें बहुत समझाते हैं कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है, जहाँ उसके जैसे जिंदा जीव नहीं रह सकते, इसीलिए वो कभी किसी को बाहर नहीं निकलने देते। यहाँ हम डीप के दोस्तों से मिलते हैं, जिनमें यो नाम का एक एंगलर फिश और एलिस नाम की एक श्रिम्प होती है, जिन्हें न चाहते हुए भी डीप की शरारतों में उसका साथ देना पड़ता है। डीप अपने पिता क्रेकन के प्रोटेक्टिव नेचर से बहुत परेशान है और उसे लगता है कि बुढ़ापे की वजह से वो बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। लेकिन क्रेकन बस यही चाहते थे कि भविष्य में डीप एक अच्छा लीडर बन सके और उसके बाद इस कॉलोनी की देखभाल करे। वो डीप के इकट्ठा किए गए इंसानी सामान को भी बाहर फेंक देता है और कहते हैं कि यहाँ हम सब एक टीम की तरह रहते हैं और तुमको भी काम में मदद करनी चाहिए। फिर एक ब्लॉफिश उसे गुफा के फिल्टर को साफ करने के लिए कहती है और डीप अपने दोस्तों को भी साथ ले जाता है, जहाँ वो छुपते हुए गुफा से भाग जाता है और डीप देखता है कि वहाँ बहुत सारा इंसानों का सामान बिखरा हुआ है। इसी तरह मस्ती करते हुए उसकी नजर एक मिसाइल पर पड़ती है और वो अनजाने में इसे एक्टिवेट कर देता है और उसकी सवारी करता है। वो एलिस को भी अपने साथ बिठा लेता है। पहले तो इसको खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि इसकी स्पीड कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और डीप देखता है कि सामने पहाड़ी है, तो डीप और एलिस कूद जाते हैं और जैसे वो कूदते हैं तो मिसाइल फर्श पर फट जाती है। इससे उनकी गुफा उखड़ने लगती है और फर्श से लावा निकलने लगता है और गुफा में बढ़ने लगता है। बहुत सारे समुद्री जीव मर जाते हैं और क्रेकन बाकियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक बड़ी चट्टान टूट जाती है और उस गेट को बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्रेकन के साथ सब लोग उस गुफा में फंस जाते हैं। क्रेकन उस चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होने की वजह से वो उसे हटाने में नाकामयाब होते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। डीप अपने दादा से सॉरी कहता है कि ये मेरी गलती है और मुझे आपकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। क्रेकन उसे बचने का रास्ता बताते हैं कि तुम्हें मेरे दोस्त नेथन को ढूंढना होगा, जो असल में एक व्हाइट व्हेल है और वो पलक झपकते ही इस चट्टान को हटा देगा। लेकिन क्रेकन को उसके ठिकाने के बारे में कोई आइडिया नहीं होता और वो सिर्फ इतना ही जानता है कि उसे आखिरी बार इंसान की बस्ती में देखा गया था। डीप इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो बिना मदद लिए वापस नहीं आएगा। क्रेकन उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ लैंडमार्क देता है और वो तीनों क्रेकन के दोस्त को ढूंढने निकल पड़ते हैं। डीप पहली बार इतना बड़ा समुद्र देखकर बहुत खुश हुआ, कहता कि मैंने पहले कह दिया था कि यहाँ डर जैसी कोई बात नहीं है। आगे उन्हें कोरल रीफ की एक दीवार मिलती है और उसके दोस्त सोचते हैं कि उन्हें शायद इसके साइड से जाना चाहिए, लेकिन डीप उनकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उन्हें अंदर ले आता है। वहाँ वो कुछ सुरंगों से होकर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक विशाल शिप खड़ा है, ठीक वैसा ही जैसा क्रेकन ने बताया था। क्यूरियस होकर वो अंदर से उसकी जाँच करने जाते हैं और यहाँ उनका सामना नॉर्मा नाम के एक वेम्पायर स्क्विड से होता है, जो खुद को एक महान सिंगर मानती है। एलिस उससे इंसानी बस्ती के बारे में पूछता है। नॉर्मा बताती है कि मैंने कई साल इंसानों के बीच बिताए हैं, जहाँ मेरा खुद का शीशे का महल था और मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। डीप उससे वहाँ पहुँचने का रास्ता पूछता है, लेकिन नॉर्मा कहती है कि तुम इतनी जल्दी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम्हें मेरी एक परफॉर्मेंस देखनी है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने जैसा वेम्पायर बना दूंगी। उन तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए नॉर्मा अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। तभी डीप को एक आइडिया आता है और अपने दोस्तों के साथ नॉर्मा की झूठी तारीफ करने लगते हैं। फिर चालाकी से वो उससे इंसानी बस्ती का रास्ता पूछते हैं और नॉर्मा भी अनजाने में उन सभी को बताती है कि वहाँ का रास्ता ब्रॉडवे स्ट्रीट से होकर जाता है और फिर उन्हें एक पुल पार करना होगा। डीप और उसके दोस्त जानकर भागने की कोशिश करते हैं और नॉर्मा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है, लेकिन उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। नॉर्मा कहती है कि मुझे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। बाद में वो सभी कूड़े के ढेर में आते हैं, जहाँ मोरा नाम की एक कील डीप को पकड़ती है और कहती है कि मैं बहुत दिनों से अपने खाने का इंतजार कर रही थी। डीप उसे चेतावनी देता है कि मेरे दोस्त मुझे बचाने आ रहे होंगे और मोरा सुनकर दुखी हो जाती है, क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए अपना सारा समय अकेले बिताती है। एलिस और रियो डीप को यहाँ
यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उनकी चेतावनियों के बावजूद डीप मोरा को अपने प्लान के बारे में बताता है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं इस जर्नी में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एलिस और रियो डीप को बहुत समझाते हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनता और कहता कि मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। यहाँ एक सीन में हम देखते हैं कि उनकी गुफा जो नीचे लावा में गिर रही है और क्रेकन को लगने लगता है कि शायद डीप समय पर वापस नहीं आ पाएगा। इस बीच डीप और उसके दोस्त एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं लेकिन पता चलता है कि मोरा ने गलती से उन सभी को निगल लिया। बड़ी मुश्किल से मोरा उन तीनों को वापस बाहर निकालती है और डीप अपने दोस्तों से कहता है कि शायद उसने गलती से ऐसा किया होगा और हमें मोरा को एक और मौका देना चाहिए। ये कहकर वो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं और जल्दी उस पुल को देखते हैं जिसके बारे में नॉर्मा ने बताया था। वहाँ उन्हें ब्राडो का साइन दिखाई देता है और वो समझते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। फिर उस पुल को पार करने की सोचते हैं लेकिन केकड़े उन्हें घेर लेते हैं जिसका लीडर रिको नाम का यति केकड़ा होता है। डीप उन्हें अपने मिशन के बारे में बताता है लेकिन रिको कहता है कि मेरे इलाके से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता और अगर बचना है तो तुम्हें हमें डांस में चैलेंज देना होगा। ये सुनकर एलिस आगे आती है जिसे गाने और डांस करने का बहुत शौक है और एलिस और रिको के बीच एक मुकाबला शुरू हो जाता है। रिको एलिस के डांसिंग मूव से बहुत इम्प्रेस होता है और ऐसा लगता है कि रिको एलिस को पसंद करने लगा है। वो एलिस को यहाँ उसके साथ रहने के लिए कहता है लेकिन एलिस उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों को इस तरह नहीं छोड़ सकती और एलिस कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगी। जाने के बाद वो न्यूयॉर्क शहर आते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है और वो सोचते हैं कि नेथन भी इन बड़ी बिल्डिंग में से एक में रहता होगा। वो एक ऐसी बिल्डिंग जो कि एक प्ले स्टोर होती है उसकी जांच करने जाते हैं जहाँ उनका सामना बड़े इंसानी स्टेचू से होता है और हमेशा की तरह डीप सबके लिए यहाँ भी मुसीबत खड़ी कर देता है। किसी तरह भागते हुए वो उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं और आगे एक मेट्रो स्टेशन देखते हैं। यहाँ उन्हें एक बंद मेट्रो ट्रेन दिखाई देती है और डीप कहता है कि उसने इसकी फोटो पहले भी देखी है और ये उन्हें शहर में कहीं भी बहुत जल्दी ले जा सकती है। ये चारों मेट्रो में सवार हो जाते हैं और जैसे ही डीप लीवर खींचता है तो चलने लगती है। जल्दी इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और मेट्रो ट्रेन के क्रैश होने से पहले ही चारों वहाँ से तैरकर बाहर निकल आते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेडिएशन जोन है और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी फिश उन पर अटैक कर देती है। वो सब भागकर एक कंटेनर में आते हैं जिसके सामने एक नेट लगा होता है और डीप बड़ी होशियारी से उस नेट में उन ज़ॉम्बी फिश को कैद कर लेता है। फिर डीप के दोस्त उसे यहाँ से वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरे में डाल रहा है लेकिन डीप कहता है कि मैं बिना मदद लिए वापस नहीं जाऊंगा और वो वहाँ रख के कुछ ड्रम निकाल देता है। इससे पानी का प्रेशर उन्हें शहर से बाहर ले आता है और वो पानी के अंदर तूफान में फंस जाते हैं। पता चलता है कि उन्हें शहर से बहुत दूर ले आया और ये देखकर वो लोग डीप पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि डीप आने वाले खतरों के बारे में नहीं सोचता जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है और वो अपनी टीम पर भी भरोसा नहीं करता जिसकी वजह से वो सिटी और नेथन से बहुत दूर आ गए हैं। डीप मोरा से उन्हें समझाने के लिए कहता है लेकिन वो भी उसके दोस्तों की साइड लेती है और कहती है कि तुमको बाकियों के साथ मिलकर फैसला लेना चाहिए। तभी उनके ऊपर का हेज खुलता है जिसमें से 3 एनिमल उनकी ओर आते हैं। एक पेंगुइन आता है और डीप और उसके दोस्तों का वेलकम करता है और बताता है कि आप आर्क 3 नाम के स्पेसशिप के पास हैं जिसका कप्तान डार्सी है जो मैं हूँ और लुइगी नाम का ये वोल्रस हमारा सिक्योरिटी हेड है और ये डॉल्फिन हमारे चीफ साइंटिस्ट मुख्य राल्फ है। डीप और उसके दोस्त उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ नेथन नाम की वेल को ढूंढने आए हैं। ये सुनकर राल्फ एक्साइटेड हो जाता है लेकिन डार्सी उसे कुछ भी बोलने नहीं देता और कहता है कि हम ऐसी किसी वेल को नहीं जानते लेकिन हमारा सिस्टम उसे ढूंढ लेगा। वो चारों डार्सी की बात मान लेते हैं। फिर डार्सी उन्हें अपने साथ अंदर आने के लिए कहता है और ऐसा लगता है जैसे उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। फिर वो राल्फ से उन्हें शिप का दौरा करने के लिए कहता है और वो चारों उसके पीछे कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहाँ वो आर्क प्रोजेक्ट का एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक साइंटिस्ट बताता है कि हमारे रहने के लिए एक और प्लेनेट मिल गया और सभी इंसान आर्क 1 नाम के शिप से वहाँ के लिए रवाना हो गए। उसके बाद हमारे पास है आर्क 2 शिप जो जमीन पर रहने वाले जानवरों को ले जा रहा है और तीसरा और आखिरी शिप आर्क 3 है जिसे हमने समुद्री जीवों के लिए बनाया है। हमने 3 एनिमल को जानवरों को शिप पर लाने की जिम्मेदारी दी है जिनका आईक्यू लेवल बाकी जानवरों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। वो इन जानवरों को फ्रीज करके लाएंगे ताकि इस लंबी जर्नी को पूरा कर सके। दूसरी ओर लुइगी ने डार्सी को बताया कि हमारा शिप पहले ही ओवरलोडेड हो चुका
चुका है, इन जानवरों को यहाँ लाने की क्या जरूरत है। इस पर डार्सी उसे कहता है कि चारों भी हमारी तरह बहुत समझदार लगते हैं और ऐसे जानवरों की मदद से हम नए प्लेनेट पर इंसानों की बराबरी कर सकते हैं। इधर डीप और उसके दोस्त देखते हैं कि शिप को लॉन्च होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और डीप उन्हें उनके मिशन के बारे में याद दिलाता है। तब डार्सी ने लुइगी को सोनार के कमरे में ले जाने के लिए कहा और मोरा को डीप के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि डीप तुम यहाँ सबको मरने के लिए लाए हो और केवल मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मोरा भी उसकी बातों में आ जाती है और मोरा डार्सी की मदद से डीप और उसके दोस्तों को एक रूम में कैद कर देता है। मोरा उन्हें समझाती है कि मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया और तुम मुझे नए प्लेनेट पर थैंक्स कहने वाले हो। कमरे में एलिस डीप पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने नोरा को इग्नोर किया, इसीलिए सब हुआ। इन लोगों के शोर से एक व्हेल जाग जाती है। वो नेथन होता है जिसे खुद डार्सी ने भी बंदी बना लिया था और डीप उसे बताता है कि क्रैकर ने हमें यहाँ आपको ढूंढने के लिए भेजा है। तभी अचानक शिप के इंजन चालू हो जाते हैं और अब उड़ान भरने में केवल आधा घंटा बचा है। उन्होंने नेथन से अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा ताकि उन्हें यहाँ से निकाल सके, लेकिन डार्सी को उनके प्लान के बारे में पता चलता है। मोरा भी नेथन को यहाँ देखकर बहुत हैरान होती है और समझ जाती है कि डार्सी ने उनसे झूठ बोला, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकती। डार्सी फिर नेथन के सेल पर फ्रीज बटन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक मशीन नेथन के सेल्स को फ्रीज करना शुरू कर देती है और नेथन कहता है कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। डीप भी सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये शायद उसकी गलती है और वो अपने दादा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एलिस उसे खुद पर यकीन करने के लिए कहती है और बताती है कि तुम चाहे कितने भी सेल्फिश क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे आइडिया अमेजिंग होते हैं। इस पर डीप कहता है कि इस बार मैं अपनी नहीं अपनी टीम का आइडिया सुनना चाहता हूँ और फिर वो उन्हें फ्रिज मशीन को डिसेबल करने का आइडिया देता है। जहाँ एलिस अंदर जाती है और कंट्रोल पैनल खोलती है और ईवो उसके इलेक्ट्रिक सर्किट को जाम कर देती है क्योंकि ईवो एक एंगलर फिश होती है, जिसकी वजह से उस पर बिजली का कोई असर नहीं होता। इससे मशीन बंद हो जाती है, लेकिन नेथन बताता है कि हमारे पास अभी भी कोई रास्ता नहीं है। वो फिर मोरा से सीसीटीवी कैमरे से बात करते हैं जो शिप के कंट्रोल रूम में बैठी है। डीप अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और मोरा उनके बाहर निकलने के लिए एक वेंट खोलती है और डीप नेथन से वादा करता है कि उसे जल्द ही बाहर निकाल देंगे। वहाँ से वो सभी कंट्रोल रूम में आते हैं जहाँ उनके और डार्सी की टीम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डार्सी अपनी बंदूक से डीप को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसे बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और खुद फ्रीज हो जाता है। फिर डीप ने मोरा की मदद से डार्सी को फ्रीज कर दिया और वो राल्फ के साथ भी ऐसा ही करते हैं। लुइगी गुस्से में उन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उसे एक एस्केप पोड की मदद से दूर भेज देते हैं। फिर अचानक वो शिप लॉन्च हो जाता है और बाकी जानवरों के साथ साथ ये चारों भी स्पेस में जाने लगते हैं। एलिस घबराहट में जल्दी से कंट्रोल के सभी बटन दबा देती है, जिससे शिप के फ्लड गेट खुल जाते हैं। वो 4 लोग और सभी एनिमल समुद्र में गिर जाते हैं। पानी का तापमान सभी जानवरों को डिफ्रीज कर देता है और वो देखते हैं कि नेथन और ईवो भी ठीक है। वो सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं और नेथन कहता है कि अब हमें जाकर क्रैकन की मदद करनी चाहिए। दूसरी ओर गुफा की हालत बहुत खराब है और क्रैकन को लगता है कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। तभी उसे नेथन के साथ डीप की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर क्रैकन बहुत खुश होता है। फिर नेथन उस चट्टान को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता और वो बताता है कि इसके नीचे जरूर कुछ फंसा हुआ है। फिर डीप और उसके दोस्त रुकावट को दूर करने जाते हैं और पाते हैं कि बीच में एक छोटा पत्थर है। डीप और उसके दोस्त इस पत्थर को हटा देते हैं, मगर डीप वहाँ फंस जाता है। यहाँ नेथन बड़ी चट्टान को भी हिलाता है, जिससे क्रैकन और गुफा के बाकी जानवर निकलते हैं। डीप के दोस्तों और बाकी सबको लगता है कि शायद उन्होंने डीप को खो दिया, लेकिन तभी डीप एक छेद से बाहर आता है और इसे देखकर सभी को सुकून मिलता है। क्रैकन को डीप पर बहुत प्राउड महसूस होता है और डीप उसे बताता है कि अपनी टीम की मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। फिर क्रैकन रिटायर हो जाता है और नेथन के साथ टहलने निकल जाता है। फिर मोरा सभी को बताती है कि हमें अपनी प्रजाति को फिर से समुद्र में बढ़ाना है। डीप को लगता है कि उसका ऐसा कोई पार्टनर नहीं है और फिर मोरा उसे एक फीमेल ऑक्टोपस से मिलवाती है और डीप की लव लाइफ शुरू हो जाती है। आखिर में हम डार्सी और उसके दोस्तों को आर्कटिक ओशन में मदद के लिए चिल्लाते हुए देखते हैं, मगर यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।